पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने इतिहास क्या है और इतिहास में क्या है इसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीधे इतिहास में सिलेबस पे आते हैं और हम लोग जानते हैं कि सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वो प्रागैतिहासिक काल ही है, जो हम लोगों ने इतिहास क्या है में सीखा था। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें हम लोग किन किन बातों को शेयर करेंगे आपस में, कैसे उसको हम लोग और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और कैसे उसमें हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बेस होगा हम लोग का आज का ये लेक्चर। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, सुनिएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ मिले। तो माई पाठशाला में आज की पाठशाला प्रारंभ होती है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बेटा देखा कि इसको हम लोगों ने जब तोड़ा था तो इसका नाम हो गया था प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इसका मतलब इतिहास के पहले का इतिहास। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इतिहास भी देखा था कि इतिहास कहते किसे हैं। वो समय जिसकी हमें राइटिंग स्किल, लेखन कला हमें मिली भी है और हमने उसको पढ़ भी लिया है। तो इसका मतलब कि हिस्ट्री के पहले की हिस्ट्री है, पहली चीज दिमाग में रखिए। दूसरी चीज यहां पर जो फोकस करनी है, अभी हम चैप्टर को तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्लियर है? लेकिन अभी हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि यही वो टाइम पीरियड है जब मानव आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, इतिहास में हम लोगों ने एक चीज ये समझी कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब मानव पृथ्वी पर आ गया। तो जब मानव पृथ्वी पर आया है तो उसकी जो हरकतें हैं, जहां से हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, वो हमारा इतिहास का पार्ट बन जाता है। तो उसी संदर्भ में मानव की जो गतिविधियां हैं उसी को हम लोग प्रारंभिक रूप से जब पढ़ते हैं तो वो हम लोग इस अध्याय या चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखिए कि मानव, हम लोग बहुत ही विचार करते हैं कि प्रारंभिक मानव कैसा था, क्या करता था, क्या खाता था। तो एक बहुत ही इसको आप थोड़ा सा ट्रिक मान लीजिए जो आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी, वो ये है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे कि मानव बेसिकली कर क्या रहा है। तो मानव बेसिकली क्या कर रहा है? मानव अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है। ठीक है, मानव का जीवन संघर्षशील है। ठीक है, हम और आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो मानव का स्वभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मानव अपनी उत्पत्ति से ही संघर्ष करने लग गया था। वो नेचर से अपने आप को लड़ा रहा था। वो अपने आप को जीवित रहने के लिए भोजन की व्यवस्था करने में लग गया था। इट मीन्स कि संघर्ष जो है, जो मानव की लगन है अपने आप को बने रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था और मानव ने ऐसा किया भी। तो देखिए, हम लोग एक पॉइंट तो देखते हैं ना कि मानव स्टार्टिंग में बेटा क्या खाता पीता था। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक बात कहें कि जानवर, ठीक है, कंदमूल फल खाता था। हम लोग छोटी किताबों में पढ़ते भी हैं। सच बात है, कंदमूल फल भी खाता था, लेकिन साथ साथ जानवरों को भी खाता था। तो देखिए कि उसका, मानव का जो खाना है या फूड है वो कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक मानव है, प्राइमेट है, वो मानव जानवर को खा रहा है। इट मीन्स कि मानव का जो खाना है, भोजन है, वो कौन है? बेसिकली जानवर है। ठीक है, तो अब आपको इससे एक पॉइंट क्या समझ में आ रहा है? एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि मानव का भोजन जानवर है और जानवर कैसा होता है? मूवेबल, मूव करता है। इट मीन्स प्रॉब्लम हमारी क्लियर हो गई कि जब तक मानव का भोजन मूव करता रहेगा, गति करता रहेगा, मानव की जो स्वयं की हरकतें हैं वो भी कैसी रहेंगी? मूवेबल। इट मीन्स के मानव भी मूवेबल है क्योंकि उसका जो फूड है वो मूवेबल है। बात समझ में आई?
अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चल के क्या हो जाएगा, आगे चल के मानव का जो फूड है, मानव का जो फूड है वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा कृषि पर, एग्रीकल्चर पे। तो जैसे ही एग्रीकल्चर पे बेस हो जाएगा तो एग्रीकल्चर कैसा प्रोसेस है, तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक स्टेबल प्रोसेस है, एक स्थायी व्यवस्था है। तो यहां पर स्टेबिलिटी या स्थायी शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आपने दूसरा पॉइंट देख लिया कि फूड कैसा है, मानव का फूड कैसा हो गया, स्थायी हो गया, तो मानव भी क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब तक एग्रीकल्चर ना पढ़ लें आप, तब तक आप मानव को स्थायी मत करिएगा। तो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा और ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि मानव की उत्पत्ति, अगर हम इसका समय लिखने का प्रयास करें तो इसका टाइम पीरियड आएगा 20 लाख ईसा पूर्व। इसका टोटल टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम लोग बीसी भी कहते हैं। अब कुछ बच्चों को एडी और बीसी में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि समय उल्टा कैसे चल रहा है। तो एक बहुत ही कॉमन सा डिस्क्रिप्शन में बीसी और एडी का दे रहा हूं, उससे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक आप पढ़ते हैं बीसी और आप एक पढ़ते हैं एडी। एडी मीन्स एनो डोमिनो और बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। तो और एडी मीन्स एनो डोमिनो मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन क्या है, एक चीज कॉमन है और वो है ईसा। बहुत आराम से समझिए, एक कॉमन शब्द क्या है, ईसा, यानी ईसा मसीह। तो यहां पर कॉमन वर्ड ईसा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईसा का जो टाइम पीरियड है, जो लगभग 3-4 ईस्वी से एडी से स्टार्ट होता है, तो 3-4 ईस्वी के आसपास अगर ईसा का टाइम पीरियड है, 3-4 ईस्वी से 39 ईस्वी के आसपास का, तो हम लोग एक कॉमन चीज हम और आप क्या मैनेज कर सकते हैं कि 3-4 ईस्वी को हम लोग नियर जीरो मान सकते हैं, क्योंकि जीरो के नियर है। बिल्कुल सही बात है, जीरो के नियर है। तो अब आपके सामने क्या फिगर आ गई कि जीरो के पास है, तो एक समय ऐसा होगा जो जीरो से आगे जाएगा और एक समय ऐसा होगा जो जीरो के पहले होगा। अब ये जीरो इक्वल टू क्या है, ईसा। इट मींस एक समय हो गया ईसा के पहले का और एक समय हो गया ईसा के बाद का। तो जो ईसा के पहले का समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं और जो ईसा के बाद का समय है उसे हम एनो डोमिनो कहते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इतने से हल नहीं निकलेगा। इसको और समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि हम बीसी में कोई डेट लिखते हैं। मान लिया हमने डेट लिख दिया 5000 बीसी, 5000 बीसी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो 5000 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, 6000, 7000। लेकिन इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एडी में आगे बढ़ते हैं। बीसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो समय उल्टा चलता है। उसका रीजन क्या है कि बीसी का बेटा टारगेट होता है, कहां पहुंचना है उसे, जीरो पर पहुंचना है। क्योंकि बीसी जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा वैसे ही जीरो से 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू हो जाएगी और यही काउंटिंग आज हम लोग कह सकते हैं कि 2019 चल रहा है। तो ये ईयर का डिवीजन है। तो बीसी का टारगेट क्या है, जीरो तक आना। इट मींस कि हम कोई भी टाइम पीरियड जब बीसी में लिखते हैं तो हम उल्टा चलते जाते हैं। 5000 बीसी जब आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा, 4000 बीसी, 4000 से 3000, 3000 से 1000। टारगेट क्या है बीसी का, जीरो पे पहुंचना है। तो उल्टा चलते चलते जीरो पे आएगा, आगे जाएगा तो जीरो आएगा ही नहीं।
तो उल्टा चलते चलते 0 आएगा, इट मीन्स हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हम 0 पे पहुंचकर फिर 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि BC और AD में ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अगर आपके समझ में आ गया है। अगर मान लीजिए हमने 5000 या 5000 BC लिखा हुआ है, अगर हम आज के समय को 2000 AD मान लें तो कितना टोटल टाइम पीरियड हम काउंट करेंगे? तो आपका जवाब सही है, बिल्कुल 5000 और 2000 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड 7000। अगर हम 5000 BC पे खड़े हैं तो यहां से हम काउंट कर रहे हैं तो यहां से आज का जो समय है 2000 तक का वो उसमें ऐड हो जाएगा। 5 + 2 7000 ईयर्स बैक हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि BC और AD आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्रम में ये बेसिक्स हैं बेटा, अगर ये आपको ध्यान रहेंगे तो आपको इतिहास को ना केवल समझने में आसानी आएगी बल्कि उसे रटने में भी आसानी आएगी। ये मैंने कहा भी है कि आपको रटाना भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बनाते चलिए फिर आते हैं। तो टोटल टाइम पीरियड हम लोग लगभग इतना मान लेते हैं। NCERT ने 20 लाख ईसा पूर्व लिख दिया था, हालांकि कुछ किताबों में 25 लाख भी लिखा है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा इस टाइम पीरियड को लेके, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपसे परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड परीक्षाओं में नहीं आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल को हमने देख लिया कि मानव की गतिविधियां जहां से प्रारंभ होती हैं वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए एक और हम लोग कॉन्सेप्ट यहां पर की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे और जल्द ही एंटर करेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से चीजों को समझते चलिए। देखिए बेसिकली हो क्या रहा था कि ह्यूमन अपने आप को डेवलप कर रहा था, अपने आप को नेचर से वो लड़ रहा था। तो जब नेचर से लड़ रहा था तो उसी को हम कहते हैं मानव संघर्ष कर रहा था। तो स्टार्टिंग में जब मानव संघर्ष बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे संघर्ष कर रहा था तो ऐसा मानव क्या कहलाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। संभवतः आपने ये नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये बिल्कुल प्राइमरी मानव है जो इधर उधर घूम रहा है और कंदमूल फल जैसी चीजें खा रहा है, जानवर को मार के खा रहा है। तो इस प्रकार का बिल्कुल प्राइमरी मानव है। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम लोग जानते हैं कि अगला सुधरा हुआ मानव या और बेटर मानव जो हमारे सामने आया उसका नाम था पिथिकैनथ्रोपस। ध्यान रखिएगा, ये मानव के सुधार का क्रम है। मानव सुधरता जा रहा है। यही सुधार है कि जब मानव अपने आप को आधुनिक मानव की ओर ले जाएगा। तो ये बिल्कुल प्राइमरी मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये बिल्कुल जो आप लोग कहते हैं ना कि जिन औजारों का ये प्रयोग कर रहा है तो बहुत ही बेडॉल टाइप के हैं, उनमें शेप नहीं है, शेपलेस टूल्स हैं इसके। तो वही मानव है ये। जब ये इधर से इधर आता है, बेसिकली मानव शब्द का प्रयोग यहां पे नहीं करेंगे, बेसिकली हम लोग कपी शब्द का प्रयोग करेंगे, वानर शब्द का प्रयोग करेंगे। ये जो पिथिकैनथ्रोपस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ने बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दिया था। वो इंपॉर्टेंट काम था कि इसने आगे के 2 पैरों को उठा लिया। अब आप देखिए डिफरेंस कि इसने, ये वही वानर मानव है जिसने अपने आगे के 2 पैर उठा लिए थे। इट मीन्स कि इसने सीधा खड़ा होने का या स्टैंड इरेक्ट का जो सिस्टम है उसे एडॉप्ट कर लिया था। जरा सोच के देखिए कि अगर ये मानव अपने आगे के 2 पैर ना उठाता तो आज क्या स्थिति होती। हम लोग 4 पैरों का इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन यही वो महान लोग हैं, यही वो महान मानव है जिसने आगे के 2 पैर उठाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। इसे हम क्रिएटिविटी कहेंगे कि वो क्रिएटिव हुआ। यही फिर आगे जाके हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। ऊपर वाले जो उसके पैर हैं वो अन्य कार्यों में
फल को तोड़ने में, जानवर को मारने में, तो अन्य कार्यों में करने लगेंगे। पैर का काम, पैर चलने का काम करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि शेप में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि आज हमारे हाथ और पैरों के जो शेप हैं वो एक जैसे नहीं हैं। चलिए, तो पिथिकेंथ्रोपस को हमने यहां पर देख लिया। उसी के बढ़ते क्रम में आता है नियंडरथाल। जो नियंडरथाल मानव है, ये नियंडरथाल है, नियंडर गुफाएं हैं जो स्पेन फ्रांस में मिलती हैं, वहां पे हमें एविडेंस मिले हैं मानव के, बहुत ही प्राइमरी। तो कह सकते हैं कि ये जो मानव है वो गुफा में रहता था। यही सब चीजें देखिए आप लोग पढ़ते हैं कि मानव ने पैर उठाए, मानव गुफाओं में रहता था। तो इस प्रकार के एविडेंस में उस मानव को क्या कहते थे, तो हम लोग बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस मानव को क्या कहते थे। जो जिसने पैर उठाए उसे हम पिथिकेंथ्रोपस कह रहे हैं, जो गुफाओं में रहता था उसे हम नियंडरथाल कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मानव अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता चला गया। इसी क्रम में नियंडरथाल के बाद अगर हम नेक्स्ट मानव की बात करें तो वो मानव है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मानव आता है, ये और थोड़ा सुधरी हुई अवस्था में आ जाता है। देखिए आगे के 2 पैर उठ चुके हैं, वो गति कर रहा है, स्टैंड इरेक्ट हो चुका है। यहां पर उसकी गतिविधियां गुफाओं में चली गई हैं। गुफाओं के साथ साथ जब यहां पर मानव आ जाता है तो ये अपनी गतिविधियां और थोड़ी सी सुधारने का प्रयास करता है। जब गतिविधियां और थोड़ी सुधरती हैं, इसी के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण शब्द को देखते हैं, और वही शब्द हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का यहां मतलब है आधुनिक मानव, यानी कि हम और आप जैसा दिखने वाला मानव। तो हमने यहां पर एक क्रम देखा और समझने का प्रयास किया कि कैसे मानव की गतिविधियां धीरे धीरे अपने क्रम में आगे बढ़ी और हम कैसे होमो सैपियंस तक पहुंचे हैं। जब हम होमो सैपियंस तक पहुंचते हैं तब हम उस सब चीजों को या टाइप से हम एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसा आज हम लोग दिख रहे हैं। तो ये एक सिस्टम के तहत मानव आगे बढ़ा है। अब मैं समझता हूं कि आपको इसको, अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा, अब मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि क्रम से अगर हम चीजों को बेटा पढ़ते जाएंगे, अब यही सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, अगर ये आपके दिमाग में बनी रहेंगी तो आप खुद सोचिए क्या आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो इसी विचारधारा के साथ चलिए और नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग प्रागैतिहासिक काल चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, तो जब चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो हम लोग जानते हैं बच्चा कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है पुरा पाषाण काल, दूसरा पार्ट कहलाता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा पार्ट कहलाता है नव पाषाण काल। क्लियर है? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल को हम बोलेंगे पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को बोलेंगे मीसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल को बोलेंगे नियोलिथिक एज। तो हम लोग ने इंग्लिश में भी समझ लिया है कि इस इंग्लिश में इनके नाम इस तरह से हैं। ये बेटा पार्ट किसके हैं? ये पार्ट हैं हमारे प्री हिस्ट्री के। इट मींस प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट हमारे आंखों के सामने हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और अच्छा सा सरल सा क्लियर कर लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों? हम इसको एज ए चैप्टर हमने इसी को क्यों नहीं पढ़ लिया? तो हमने इसलिए नहीं पढ़ लिया क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो डिफरेंसेस कौन क्रिएट कर रहा है? तो उसके लिए 2 शब्द याद रखिएगा कि बेसिक डिफरेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं
वो हो रहे हैं, एक कारण है भौगोलिक स्वरूप और दूसरा कारण है औजार निर्माण। कहने का मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो और टूल्स का मतलब मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जो टूल्स यानी कि औजार हैं जिससे वो जानवर मारता है और जिससे वो अपने खाने पीने का इंतजाम करता है, तो वो टूल्स, ये दो शब्द ऐसे हैं जो इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? दो शब्दों में समझ लीजिए कि भौगोलिक स्वरूप यानी कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है या जो क्लाइमेट की कंडीशन है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कठिन क्लाइमेट हमें एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। यहां पे मानव हमें बहुत ही कठिनता के साथ आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, क्लाइमेट है, वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते क्रम में जाएंगे, ठंडक थोड़ी सी कम होती जाएगी और मानव की गतिविधियां, जैसे जैसे ठंडक कम होगी, मानव की गतिविधियां भी बढ़ती जाएंगी। तो कहने का मतलब कि भौगोलिक स्वरूप इन तीनों में डिफरेंस करने का एक रीजन है। दूसरा टूल्स हैं। टूल्स क्या करते हैं कि इन तीनों टाइम पीरियड के जो टूल्स हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। यहां पर मानव जिन टूल्स का प्रयोग करेगा वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल के होंगे। यहां पर जो होगा वो यहां से कुछ सुधरे हुए टूल्स का प्रयोग करेगा और उसके आगे नियोलिथिक में और बेहतर टूल्स का प्रयोग करेगा। तो हम लोग एक सिंपल वे में समझ गए हैं कि भौगोलिक स्वरूप और औजार निर्माण, ये इन तीनों में डिफरेंस का एक रीजन है। अब हम लोग इन तीन में से सबसे पहले को देखने का प्रयास करते हैं कि पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज में क्या क्या हुआ। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। इसको हम बोल सकते हैं प्री, इसको बोल सकते हैं मिडिल और इसको बोल सकते हैं पोस्ट। अब यहां पर हमने तीन पार्ट में कैसे डिवाइड किया है पुरापाषाण काल को। तो पुरापाषाण काल में जो उत्तर पुरापाषाण काल है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? वो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इस उत्तर पुरापाषाण काल में दो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। वो क्या मिलती है? पहली जो आप सुनते आ रहे हैं लगातार, वो है अग्नि की खोज। फायर को डिस्कवर मानव द्वारा कर लिया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इसका मतलब आधुनिक मानव। तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि होमो सैपियंस कब आए। तो उसका सीधा सा आंसर है पोस्ट पैलियोलिथिक एज में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नि की खोज मानव ने कब करी, तो वो खोज कब करी? पोस्ट पैलियोलिथिक एज में। तो ये दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे इस चार्ट से ही क्लियर हो गए हैं। अगर आप ये चार्ट ध्यान में रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अग्नि की खोज और होमो सैपियंस। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमने क्या लिखा है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अग्नि की खोज। तो मानव को अग्नि तो मालूम चल गई है कि आग जैसी कोई चीज है। सपोज उसने किसी जानवर को पत्थर मारा, तो पत्थर जानवर के न लग के किसी अन्य पत्थर को लगा, तो उसने चिंगारी देख ली। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी न किसी टाइप से उसने अग्नि के दर्शन कर लिए थे। उसने अग्नि यानी कि फायर का यूज शुरू नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है। तो अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि अग्नि की खोज मानव ने किस समय की थी, तो उसका उत्तर आपके सामने है। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछता है कि अग्नि का प्रयोग मानव ने कब प्रारंभ किया था, तो उत्तर ये नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी आगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पे आपको बेसिकली इतना ध्यान देना है कि इस टाइम पीरियड में
क्या हुआ है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन पुरापाषाण काल की। इसके आगे अब एक कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि पुरापाषाण काल है, अभी हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पुरापाषाण काल है, तो पुरापाषाण काल मानव है, तो मानव बेसिकली मानव की गतिविधि क्या है, मानव एक्ट क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियां क्या हैं। तो देखिए सबसे पहली और प्राइमरी चीज कि मानव कैसा है, मानव घुमक्कड़ है, वो घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस समय मानव का जो, मैंने एग्रीकल्चर का नाम अभी तक लिया नहीं लिया, जब तक एग्रीकल्चर का नाम मैं ना लूं तब तक आप मानव को क्या बनाए रहेंगे, घुमक्कड़। क्यों, क्योंकि वो जानवर खा रहा है, तो जब जानवर घुमक्कड़ है तो मानव भी घुमक्कड़, उसका भोजन अगर घुमक्कड़ है तो मानव भी घुमक्कड़। तो जब तक हम कृषि एग्रीकल्चर मुंह से नाम लें तब तक आप मानव को घुमक्कड़ ही बोलते रहिएगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। तो घुमक्कड़ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि आप एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुनते होंगे, मानव गुफाओं में रहता था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करिएगा कि मानव गुफा में रह रहा है। ठीक है, गुफा किसकी है, गुफा किसकी है, गुफा शैल की है। शैल का मतलब होता है चट्टान, चट्टान का मतलब होता है रॉक। ठीक है, तो शैल की है गुफा, यानी चट्टान की है, और इन गुफाओं में मानव रह रहा था। तो इन गुफाओं से मिला क्या है, तो इन्हीं गुफाओं से हमको मिले हैं शैल चित्र, यानी कि गुफा चित्र। तो हमें पेंटिंग्स कहां से मिली हैं, हमें केव पेंटिंग मिली हैं मानव की हरकतों की। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा कि मैं बोलने क्या जा रहा हूं कि ये जो शैल चित्र मिल रहे हैं, ये शैल चित्र मैं कहां लिखा रहा हूं, पैलियोलिथिक एज में, पुरापाषाण काल में। तो इसका यह मतलब नहीं है कि केवल इस टाइम के शैल चित्र मिले हैं। ये शैल चित्र हमको तीनों टाइम पीरियड के मिले हैं, पुरापाषाण काल के भी, मध्यपाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी। तो अब प्रश्न उठता है कि ये शैल चित्र जो तीनों टाइम पीरियड के मिले हैं, मिले कहां से हैं। तो बेटा उसका आंसर है भीम बेटिका। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, उनके लिए वेरी गुड। तो भीम बेटिका से हमको गुफा चित्र या शैल चित्र मिले हैं। शाबाश जिन लोगों ने आंसर दिया है। उसी के पैरेलल नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भीम बेटिका बेटा है कहां। तो भीम बेटिका रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है कि शैल चित्र कहां से मिले हैं। तो हम लोग कह देते हैं भाई भीम बेटिका से मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में बना सकता है कि भीम बेटिका कहां है। तो रायसेन मध्य प्रदेश, अगर पूछे कि भोपाल से कितने किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर भोपाल से है। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको मैंने अभी बोला कि क्या याद रखना है कि ये जो शैल चित्र हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड में मिले हैं। इस टाइम पीरियड के भी मिले हैं यहीं से, इस टाइम पीरियड के भी यहां से मिले हैं, और इस टाइम पीरियड के भी यहां से मिले हैं। तो जो भीमबेटका स्थल है यहां से अप्रोक्स 200 प्लस गुफाएं मिली हैं, और इन गुफाओं में हमें चित्र मिले हैं। तो 200 गुफाएं पूरी की पूरी पुरापाषाण काल से रिलेटेड नहीं है। उन 200 गुफाओं में यहां के भी चित्र मिलते हैं, यहां के भी और यहां के भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि शैल चित्र भीमबेटका से मिले हैं। अब एक बेसिक चीज तो हम लोग समझ ही जाते हैं कि भाई गुफाओं में मानव क्यों रह रहा है। गुफाओं में इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे अभी इतनी समझ नहीं आई है कि वो अपने लिए घर बना सके। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि वो घर तो तब बनाएगा जब वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। स्टेबल है ही नहीं क्योंकि उसका फूड अभी भी जानवर है, तो वो मूव कर रहा है। तो एक ये यहां पर हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि मानव जब इन गतिविधियों में यहां पर लिप्त है, उसके बाद जब टेम्परेचर, भौगोलिक स्वरूप मीन्स टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आती है, जब टेम्परेचर में थोड़ा सा मानव के फेवर में जाता है, तो टूल्स में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है।
तो इस समय थर्ड नंबर पे जो टूल्स हैं, मैंने अभी बोला था कि यहां के टूल्स जो हैं वो अनगढ़ टाइप के होंगे, बेडॉल टाइप के होंगे, शेप लेस होंगे, उनमें शेप नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मानव को टूल बनाना है, तो टूल बनाने के लिए क्या करेगा, उसने एक पत्थर उठाया और वो जमीन पर पटक दिया। अब पत्थर पटक दिया तो इससे क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि जो टूट गया वो उसका टूल हो गया। तो मानव को अभी इतनी अकल नहीं थी कि उसको वो शार्पन कर सकता है, उसको धार दे सकता है। तो वो धार वार देने का काम उस समय नहीं था, वो मोटी बुद्धि का प्रयोग करता था। तो बुद्धि मोटी थी, उसने पत्थर उठाया, पटक दिया, टूट गया, वो उसके टूल्स हो गए। तो हमें वहां पर शेप नहीं दिखाई देता है। तो शेप ना दिखाई देने का एक अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स वहां के देखने को मिलते हैं, जैसे स्क्रैपर है, क्लीवर है। तो इस प्रकार के टूल्स हैं जो वो मानव प्रयोग करता था। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या समझने का प्रयास किया कि पुरापाषाण काल, चलिए इसे एक धीमे से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि पुरापाषाण काल में को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व, मध्य और उत्तर। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए कौन सा है, उत्तर पुरापाषाण काल। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अग्नि की खोज हुई है और होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो गई है। और मानव के बारे में यहां पर स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं कि मानव घुमक्कड़ था, जानवर हम लोग कह ही रहे हैं। जब तक मैं एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग ना करूं, अंडरस्टूड रखिए कि मानव जानवर खा रहा है, कंदमूल फल खा रहा है। तो घुमक्कड़ था, गुफाओं में रहता था, उसके एविडेंस हमको शैल चित्र के माध्यम से मिल रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें भीमबेटका से मिलता है जो रायसेन मध्य प्रदेश में है। इसमें अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल। तो जितनी आसानी से हम लोग चीजों को समझते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद भी बनी रहेंगी। तो अभी हम लोगों ने पुरापाषाण काल को अच्छे से समझने की कोशिश की, समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग मध्य पाषाण काल को कंटिन्यू करते हैं। तो मध्य पाषाण काल को समझने के लिए अब मानव यहां से यहां आया है। अब देखिए कि उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। यहां का मानव घुमक्कड़ है, कंदमूल फल, जानवर खा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि यहां पर वो बड़े बड़े जानवरों को मारकर खा रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा कि बड़ा जानवर वो मार रहा है, क्योंकि उसको अभी ये भी अकल नहीं है कि छोटे जानवर भी स्वादिष्ट होते हैं। तो उसको ये पता ही नहीं है कि छोटे जानवर स्वादिष्ट होते हैं। अब धीरे धीरे वो जानेगा, उसके स्वाद लगा है उसको जानवरों का। तो जब यहां आएगा मानव, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जब चेंजेस आएगा तो इसमें पहला बड़ा चेंज क्या आएगा कि यहां पर जब वो अपने टूल्स बनाएगा, तो वो टूल्स जो होंगे वो कहलाएंगे माइक्रोलिथ। इट मीन्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। अब यहां पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि कभी कभी तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि माइक्रोलिथ का प्रयोग कौन सा मानव करता था। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो माइक्रोलिथ का प्रयोग करता था, अर्थात सूक्ष्म पाषाण। अब यहां पे बस थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण मतलब पत्थर के जो औजार हैं वो सूक्ष्म, छोटे। इट मीन्स कि अब वो यहां पे जो बड़े जानवर मार रहा है, तो अब समझ में आ गया कि यहां पे वो छोटे जानवरों को भी मारना उसने शुरू कर दिया है। तो उसमें छोटे जानवरों में कौन शामिल हो जाएगा, छोटे जानवरों में शामिल हो जाएंगे जैसे मान लीजिए पक्षी हैं, पक्षियों को मारना शुरू कर देगा। मछली जो है, मछलियों को वो खाना शुरू कर देगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव है या मिसोलिथिक जो ह्यूमन है, वो मछली और पक्षी जैसे छोटे जानवरों को, पक्षियों को मारना शुरू कर देगा। और जैसे खरगोश है, हिरन है, इनको भी मारना वो शुरू कर देगा। तो माइक्रोलिथ से एक शब्द से कितनी सारी चीजें हमें डिफाइन हो गई। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात यहां पर, हम लोग को कैसे पता? हम लोग को इसलिए पता है क्योंकि ठीक इसके पहले हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा था, भीमबेटका। तो भीमबेटका से हमें क्या मिला है, गुफाओं के चित्र। जब गुफा चित्र मिले हैं तो भाई चित्र में क्या बना होगा,
अब चित्र में एरोप्लेन और ट्रेन तो नहीं बनी होगी क्योंकि उस समय तो थी नहीं। तो क्या बनाएंगे मानव? मानव वो बनाएगा अपने मनोरंजन के लिए जो हरकतें वो कर रहा है। तो जो कुछ भी वो प्रकृति और मानव के बीच जो कुछ भी गेम चल रहा है, खेल चल रहा है, वही खेल वो अपने दीवारों पर उकेरेगा। तो उन्हीं चित्रों के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि इस समय का मानव क्या कर रहा था। तो ये डिस्क्रिप्शन बेटा उन्हीं साक्ष्यों, एविडेंसों को बेस बनाकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर सुन रहे होंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ भी रहा होगा। अब यहां पर देखिए, मध्य पाषाण काल है। यहां पर दूसरा बड़ा चेंज क्या आया? दूसरा बड़ा चेंज था किसको लेकर? दूसरा बड़ा चेंज था पशुपालन को लेकर। जो एनिमल्स हैं उनका डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो गया था, उन्हें डोमेस्टिक बनाना शुरू हो गया था। अब पशुपालन मैंने कहां लिखा है? पशुपालन मैंने मध्य पाषाण काल में लिखा है। अब इसका मतलब कि अगर आपसे पूछता है कि मानव ने जानवरों को पालतू बनाना कब शुरू किया, तो बिना सोचे समझे इस चार्ट से ही आपका आंसर निकल आएगा कि पशुपालन कब स्टार्ट है? मध्य पाषाण काल में। इसी से आप बोलते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा और वो बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। पहला पालतू बनाया गया पशु कुत्ता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपने तुरंत उत्तर दिया, वेरी गुड। तो पशुपालन से समझ में आ गया। अच्छा, कुत्ता क्यों? क्योंकि कुत्ते की जो वफादारी है वो हम लोग आज भी देख रहे हैं कि एक बहुत वफादार जानवर था। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है कि मानव अपने प्रारंभिक स्थिति में जब उसने जानवरों को पालतू क्यों बनाया कुत्ते को? क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा क्यों जरूरी है? सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि मैंने फिर एग्रीकल्चर का नाम नहीं लिया है। इट मीन्स कि मानव अभी भी स्टेबल नहीं है। कहां रहेगा? पेड़ों पे रहेगा, खुले मैदान में रहेगा, गुफाओं में रहेगा। तो सारी चीजें कैसी हैं? ओपन। और ओपन चीज में सोना कितना कठिन होता है, एक बार आप भी प्रयास करके देखिएगा। सड़क पे खटिया डाल के सोइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक होता है। तो मानव संघर्षशील था, मानव खुले में सोता था। तो आप सोचिए कि मान लीजिए कि एक परिवार के 16 सदस्य सो रहे हैं और उन 16 सदस्यों में कुछ बच्चे भी हैं। तो अब वो खुले में सो रहा है, दिन भर का थका हुआ, गहरी नींद में सो रहा है, और एक चालाक जानवर चुपचाप दबे पांव आता है, लकड़बग्घा टाइप का, लोमड़ी टाइप का आता है और उनके किसी बच्चे को दाब के मुंह में ले जाता है। तो अब बहुत गहरी नींद में सब लोग सो रहे हैं, जानवर आया चुपचाप और उसने बच्चे को दाबा। तो बस कितनी जरा सी आवाज आएगी करके, तो बस बच्चा चला गया, उड़ गया। तो सोए थे 16 और जब सुबह उठे तो बचे 14। अब 2 गायब हो गए। अब सब परेशान कि ये 2 कहां गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है कि मानव थोड़ा सा उस समय संघर्ष इस मामले में भी था कि भैया जितने सोए उतने उठ तो जाएं, ठीक है। तो फिर वो पालतू बनाना उसने शुरू कर दिया होगा जानवरों को। अब पालतू बनाने में क्या है? पालतू बनाने में यह है कि मान लीजिए उसने शुरू में हो सकता है कि लोमड़ी को ही पालतू बना लिया हो, तो पता लगा 4 दिन तो लोमड़ी सही रही और 5वें दिन एक बच्चा दाब के भाग गई, ठीक है। तो मानव को समझ में आया ये तो चालबाज है ना। तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो कुत्ते तक पहुंचा हो और कुत्ते ने पूरी वफादारी निभाई और उसने एक गेटकीपर का, हालांकि गेट नहीं था लेकिन फिर भी गेटकीपर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब से उसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर 16 सो रहे हैं तो फिर सुबह 16 ही उठ रहे होंगे। तो ये एक मानव और कुत्ते को हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा रिलेशन, एक बॉन्डिंग हो गई थी। इसीलिए बेटा हम लोग कई समाधानों में, क्रिमेशन में देखते हैं कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफन किया गया है। तो मानव और कुत्ते का जो प्रेम है वो इस समय से प्रारंभ हो गया था। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि पशुपालन के एविडेंस हमको कहां से मिले हैं। तो 2 स्थान हैं, या कह लो कि 2 स्थल हैं जहां से हमें पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं। तो वो स्थल हैं, एक स्थल का नाम है बागोर
और एक स्थल का नाम है आदमगढ़। याद रखिएगा, बागोर जो है ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से हमको मिले हैं? बागोर से। बागोर कहां है? भीलवाड़ा राजस्थान में। और दूसरा हमें कहां से एग्जाम में मिलता है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहां पे हमें एक चीज और थोड़ा सा समझनी होगी, वो ये कि जैसे टूल्स में हमने डिफरेंस देख लिया, पशुपालन में हमने एक नया शब्द आ गया, पशुपालन, डोमेस्टिफिकेशन। तो तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है कि चूंकि वो छोटे जानवरों को उसने मारना शुरू कर दिया था, थोड़ा सा वो क्रिएटिव हो गया था, तो अपनी क्रिएटिविटी में उसने टूल्स में पाषाण के साथ साथ, पाषाण का मतलब स्टोन होता है, हम लोग जानते हैं, तो स्टोन के साथ साथ उसने हड्डी मींस बोन्स, हड्डी के उपकरण, ध्यान रखिएगा अभी हम लोग मध्य पाषाण काल को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हड्डी के उपकरण नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। तो हड्डी के उपकरण बनने शुरू हो गए थे कहां? मध्य पाषाण काल में। तो हड्डी के उपकरण के हमें 3 इंपॉर्टेंट एरिया मिलते हैं जहां से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं? तो एक हमें मिला है मेहदहा से, हड्डी के उपकरण मिले हैं। एक उपकरण हमें कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। और एक उपकरण हमें कहां से मिला है? एक उपकरण मिले हैं हमें सराय नाहर राय से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों ही स्थल, बेटा यहां पे थोड़ा सा जगह कम है लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी में वीडियो चल रहा है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों ही स्थल, बेटा ये तीनों ही स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में कहां पर हैं? प्रतापगढ़ में। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड्डी के उपकरण हमको मध्य पाषाण काल में मिले हैं और वो उपकरण हमें कहां से मिले हैं? मेहदहा, दमदमा और सराय नाहर राय से। और ये उपकरण हमें कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो हड्डी के उपकरण के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहीं पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एक साथ 3 कंकालों का जो कब्र है, जो क्रिमेशन है, हमें दिखाई दिया, हमें मिला। तो ये क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश कमीशन ने पूछा था जीएस में। तो कह सकते हैं कि जो मेहदहा, दमदमा और सराय नाहर राय है, उसमें दमदमा और सराय नाहर राय जो है, यहां से हमें 3 और 4 क्रम से, एक जगह से हमें 3 और एक जगह से हमें 4 मानव के कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि 4 मानव कंकाल एक साथ एक कब्र में कहां से मिले हैं? तो आपका तुरंत आंसर कहां चला जाएगा? सराय नाहर राय। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 4 कंकाल, मानव कंकाल मिले हैं और दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न थोड़े से डीपली प्रश्न कहलाते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टडी को मजबूती से लेके चलिए, कॉन्सेप्ट वाइज। तो यहां पे हम लोगों ने मध्य पाषाण काल को समझने का प्रयास किया। कौन कौन सी नई नई शब्दावलियां यहां पे हमने यूज करी, उसे आपको थोड़ा सा समझते चलना पड़ेगा। दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक नंबर पे टूल्स में डिफरेंसेस, दूसरे नंबर पे पशुपालन, एक नया शब्द आ गया, और तीसरे नंबर पे हड्डी के उपकरण। तो इसमें हम लोग इतना समझ चुके हैं कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या क्या गतिविधि हुई। चलिए अब समझते हैं कि नव पाषाण काल में क्या हुआ।
नवपाषाण काल में हम लोग क्या समझेंगे? नवपाषाण काल में हम लोग समझेंगे कि देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं कि पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एज में क्या डिफरेंसेस आए। अगर आप ये डिफरेंस देखिए, अगर दिमाग में रखेंगे और ये फिगर जो आप बनाते जा रहे हैं, ये फिगर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नवपाषाण काल में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही क्रांतिकारी समय है मानव के लिए, हम सब जानते हैं। क्यों? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मानव ने इस समय किसका आविष्कार कर लिया था, तो वो आंसर आपका है पहिया। तो विश्व का सबसे बड़ा आविष्कार कहलाता है पहिया, और वो मानव द्वारा किया गया था। किस समय? नवपाषाण काल में। तो पहिया ही मानव का सबसे बड़ा आविष्कार कहलाता है, क्योंकि इसी ने मानव को गति दी। तो जब मानव गति में आया तो वो गति बेटा आज तक गतिशील हम बने हुए हैं, और हम आज भी किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? गति के पीछे। हम तेज और तेज, सबसे तेज होना चाहते हैं। तो पहिए का जो कह सकते हैं आविष्कार, वो नवपाषाण काल के समय हुआ। तो पहला अंतर समझ में आ गया। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? अग्नि का प्रयोग। तो उसको फायर का यूज समझ में आ गया था। अभी तक यानी कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हम लोग ये तो समझ गए थे कि मानव को अग्नि की जानकारी तो हो गई थी उत्तर पुरापाषाण काल में, लेकिन उसे यूज नहीं मालूम था फायर का। इट मीन्स कि वो मांस कच्चा ही खा रहा था। तो पका मांस मानव ने कब खाना प्रारंभ कर दिया? तो उसका आंसर नियोलिथिक एज है, नवपाषाण काल है। तो ये चीजें थोड़ा सा पकड़ने वाली हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो पहिया मानव के सराउंडिंग में आ गया है। अग्नि का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया है, हालांकि खोज उसने काफी पहले कर ली थी। और तीसरा बड़ा पॉइंट आपके लिए, और वो है बिल्कुल सही, कृषि। अब हमने एग्रीकल्चर का नाम लिख दिया है। तो एग्रीकल्चर का अगर हमने नाम लिख दिया है तो आप खुद सोचिए कि कौन सी एक नई चीज यहां पर ऐड हो जाएगी, और वो नई चीज होगी स्थायी बसावट। परमानेंट जो सेटलमेंट है मानव का, वो शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका जो फूड है वो स्टेबल हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मानव भी स्टेबल हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर यहां पर हमें मिल गई है, और एग्रीकल्चर मानव को स्टेबिलिटी दे देगा। अब यहां पे थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया है आयोग। तो इसी से संबंधित यहीं पे समझ लीजिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किसे टिक करेंगे? तो अभी तक हम लोग जो टिक करते थे वो क्या टिक करते थे? वो टिक करते थे मेहरगढ़। बताइए, इसको टिक करते थे कि नहीं करते? बिल्कुल करते थे। तो मेहरगढ़ को टिक करते थे, और मेहरगढ़ कहां था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर है? तो हम एग्रीकल्चर का या कृषि का सबसे पहला एग्जाम्पल किसको मानते थे? मेहरगढ़ को। लेकिन नए या नवीन अनुसंधानों ने, रिसर्च ने इसे बदल दिया है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो अब आपको आंसर टिक करना है लहुरा देवा। लोहरा देवा जो है ये संत कबीर नगर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, संत कबीर नगर यूपी से हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये जो साक्ष्य हैं बेटा, ये लगभग 8000 से 9000
बीसी के आसपास के हैं और जो मेहरगढ़ वाला एग्जाम्पल था वो लगभग 7000 बीसी के आसपास का था। तो यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में लहुरा देवा दिया है तब तो आपको इसी को टिक करना है, लेकिन अगर लहुरा देवा उसने नहीं दिया है तब फिर आपको मेहरगढ़ पे टिक करना है, जो हम लोग जानते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पिछली बार मुझे ध्यान आ रहा है कि एग्जाम में पूछा गया था तो उसमें मेहरगढ़ भी ऑप्शन में था और लहुरा देवा भी ऑप्शन में था, तो ऑब्वियस सी बात है लहुरा देवा उसका आंसर माना जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको ऐड कर लेनी है कि ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है एग्रीकल्चर की, इसी एग्रीकल्चर से क्या शुरू हो गया था, स्थायी बसावट। ऑब्वियस सी बात है कि जब मानव मान लीजिए कि बीज बोएगा, फसल के बड़े होने का इंतजार करेगा, तो इसमें अप्रॉक्स 3-4 महीना तो लग ही जाएगा। तो जब 3-4 महीने लग जाएंगे तो आप खुद सोच के देखिए कि बीज बो के वो आगे तो बढ़ नहीं जाएगा, कि पीछे वाले आएंगे तो उनके समय फसल बड़ी होगी, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनसे पीछे वाले आएंगे तो वो फसल काटेंगे और काट के रख जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनसे पीछे वाले आके खाएंगे। तो ये इतना अच्छा मानव तो कभी नहीं रहा है कि खुद उगाए दूसरे के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम लोग इतने सीधे भी नहीं हैं, ठीक है। तो मानव बीज बोएगा भी, फसल के बड़े होने का इंतजार भी करेगा और फसल के बड़े होने के बाद उसे काट के खाएगा भी। तो इन सब चीजों में चूंकि 3 से 4 महीना लगना ही लगना है, तो मानव क्या करेगा, अपने लिए लकड़ी घास फूस के घर बनाने शुरू कर देगा। तो जैसे ही घर बनाने शुरू कर देगा, घरों से ही हम लोग कहते हैं कि वो स्थायी बसावट कहलाता है। ये पॉइंट समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये तो आपको स्थायी बसावट मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हमें घरों के कुछ स्पेशल एविडेंस मिलते हैं नियोलिथिक एज के। तो वो स्पेशल एविडेंस कहां के मिल रहे हैं, हमको ध्यान रखिएगा कि वो स्पेशल एविडेंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हम लोगों को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमें 2 जगहों के नाम मिलते हैं। एक जगह का नाम है बुरजाहोम और एक जगह का नाम है गुफ कराल। कुछ बच्चों ने बोल दिया होगा मुंह से, तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों जो जगहें हैं ये जम्मू कश्मीर से हम लोगों को मिली हैं और ये हमें आवास यानी कि घरों की एक स्पेशल क्वालिटी को यहां पर डिनोट कर रहे हैं। और वो घरों की जो स्पेशल क्वालिटी है बेटा, उसको हम बोलते हैं गर्तावास। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही आसान शब्द लिखा हुआ है। गर्तावास का मतलब, इसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, मैं लगातार कहता हूं, कोई भी शब्द हो तो एक हो जाएगा गर्त, एक हो जाएगा आवास। गर्त माने होता है गड्ढा और आवास माने घर, यानी कि गड्ढा घर, यानी कि गड्ढे में घर, अर्थात घर में गड्ढा। तो कुछ भी आप मान के चल सकते हैं कि लिखा क्या है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है गर्तावास कहां से मिले हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि गर्तावास कहां से मिले हैं, बुरजाहोम से और गुफ कराल से। बुरजाहोम और गुफ कराल कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि गर्तावास, गर्त में आवास क्यों, एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो दिमाग में आना ही चाहिए कि क्यों। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है और इस सरफेस में उन्होंने यहां पे गड्ढा कर दिया है। अब गड्ढे में वो बैठे हैं, सब पूरा परिवार बैठा है, बड़े बूढ़े बच्चे सब, जितने भी 12-15 लोग हैं सब गड्ढे में हैं। और उन्होंने क्या किया है, गड्ढे को ऊपर से इस तरह से कवर कर दिया है। अब ये उनका घर हो गया। गर्तावास का मतलब गड्ढा घर, तो गड्ढा घर बन गया। अब गड्ढा घर बनाया क्यों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें गड्ढा घर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उन्हें गड्ढा घर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई भी डरावना सा, खतरनाक सा जानवर जो है, बड़े बड़े दांत वाला, अगर आ जाता है तो वो सेफ रहें,
तो जब जानवर इस गड्ढे तक आएगा तो गड्ढे में गिरने से पहले उसको लगेगा कि नीचे हम गिर सकते हैं, तो वो यहां से यू टर्न मार देगा, लौट जाएगा। तो अगर वो लौट जाएगा तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रख के ही, सिक्योरिटी को ध्यान में रखे ही उन्होंने गड्ढा घर बनाया है। तो सिक्योरिटी किससे? सिक्योरिटी जंगली जानवरों से, सीधी सी बात है। जब घर है नहीं, गेट लगाने में हमको हजारों वर्ष लग गए, ठीक है, गुफा पूरे घर की तरह होता ही है, लेकिन गुफा में गेट लगाना ये अकल मानव को हजारों वर्षों में आई थी। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब कि गड्ढे में रह रहा, अच्छा इन केस मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो बरसात हो गई थी और ये जानवर जब आया तो ये जब जैसे ही अब बचने लगा, नहीं बच पाया, क्या हुआ? नीचे गिर गया। सपोज जानवर नीचे गिर गया, क्या हुआ? क्या हुआ? विचार करिए। देखो, अगर दोपहर में गिरा है तो उनके लिए लंच हो गया, और अगर रात में गिरा है तो उनके लिए डिनर हो गया। भाई जानवर तो वो खा ही रहे हैं, तो जानवर अगर नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो मानव का भोजन ही है। तो उन्हें तो और अच्छा होगा कि जानवर नीचे गिरा है, और गिरने से मालूम भी चल जाएगा कि कुछ ऊपर से नीचे गिरा है, तो गिरेगा, मार के खा जाएंगे। 12-15 अंदर बैठे हैं पत्थर लिए, तो जैसे ही जानवर गिरा उन्होंने कूच के उसको अपना भोजन कन्वर्ट कर लिया। तो कहने का मतलब कि नहीं गिरा तब भी फायदा है, और गिर गया तब भी फायदा है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझिए गर्तावास को। तो एक ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो इसको भी आपने समझ लिया। अब गर्तावास तो आप नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देखी, बिल्कुल नई नई चीजें हैं। पहिया है, अग्नि का प्रयोग है, कृषि है, ये सब आ गया है। और चौथे नंबर पे बेटा वो क्या करने लग गए थे? मृदभांड का प्रयोग। ठीक है, मृदभांड, बिल्कुल मत डरो, ये भी बहुत ही सरल शब्द है। मृदभांड का मतलब होता है, इसको भी तोड़ दो 2 भाग में। मृदभांड मतलब मृदा, और दूसरा शब्द क्या लिखा है? भांड। मृदा माने होता है बेटा मिट्टी, सब लोग जानते हैं, और भांड माने होता है बर्तन। लो, प्रॉब्लम क्लियर। तो मृदभांड का मतलब क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन। तो नवपाषाण काल में, हालांकि मृदभांड पहले से चले आ रहे हैं, मतलब ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन यहां पे नया शब्द क्या ऐड हो जाएगा कि मिट्टी के बर्तन तो पीछे से चले आ रहे हैं, लेकिन यहां पे नया शब्द जो है वो ये है, जिसे हम कहते हैं पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मृदभांड या मिट्टी के बर्तन या यूटेंसिल्स, जिन्हें हम कह सकते हैं इंग्लिश में, जो घरेलू कार्यों में प्रयोग होते हैं, तो वो यूटेंसिल्स या मृदभांड पॉलिश्ड हमें मिलने लग गए थे नवपाषाण काल में। तो ये एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बात को बता रहा है कि नवपाषाण काल का जो मानव है बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो चुका है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा सा यहां पे रफ कर दूं, थोड़ा सा जुड़े रहिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें चल रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसी के पैरेलल देखिए, कुछ चीजें हम लोग यहां पर इस ढंग से भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इशू था मानव के लिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित 1-2 पॉइंट हैं। तो चूंकि आया है क्वेश्चन, तो एक पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे मानव ने सबसे पहले जो अनाज, मानव ने सबसे पहले जो अनाज पैदा किया, उस अनाज का नाम क्या है? उस अनाज का नाम है जौ। क्लियर है? बार्ले। बार्ले। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, और ये जो जौ हम डिस्कस कर रहे हैं ये ईरान साइड है। ठीक है, या कह सकते हैं पश्चिम एशिया साइड में सबसे पहले जौ को हमें एविडेंस के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम वैश्विक मानव की बात करें, विश्व को लेके चलें। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग एक चावल सुनते हैं कि चावल का साक्ष्य कहां से मिला है। तो जो चावल का साक्ष्य हमको मिला है बेटा, वो मिला है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा एक जगह है, कहां पर है बेटा? इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमको सबसे पुराने या पहली बार चावल के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? कोल्डी हवा से मिलते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चावल के साक्ष्य हमें सबसे पहले कोल्डी हवा से मिलते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले अनाज जो पैदा किया है वो जौ है, ये सबसे पुराना है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक स्थल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, लहुरा देवा। लहुरा देवा, जल्दी से बताइए मन में कि लहुरा देवा कहां है, जल्दी से बताइए। आंसर आ गया? बिल्कुल सही। लहुरा देवा कहां है? संत कबीर नगर लिखवाया था, अभी अभी बताया था। तो जिनको दिमाग में आ गया होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो लहुरा देवा जो है, यहां से हमको एविडेंस मिले हैं। तो ये एविडेंस हमने बताया था लगभग 9000 BC के हमारे पास एविडेंस हैं। और ये एविडेंस जो हैं वो जौ के ही हैं, ठीक है। तो लहुरा देवा से जो हमें जौ के एविडेंस मिले हैं वो सबसे पुराने हैं भारतीय उपमहाद्वीप के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि ये शब्दावलियां भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इस ढंग से भी आप इसको ध्यान रखिएगा। एक पैरेलल चीज हम लोग लेके चलेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को विधिवत डिस्कस किया है। अब सेकंड फेज में हम लोग क्या करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। मैं डॉक्टर अनुराग, माई पाठशाला आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं।